अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलामुअलैकुम सर, वेलकम टू द व्लॉग। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे लगता है लोगों को शो कम पसंद है और आपकी कटिंग जो हुई है ये ज़्यादा पसंद आई है लोगों को कमेंट्स में। सर ये तो हमारे नाज़रीन का प्यार है जो कि वो हम दोनों से करते हैं सर, नहीं आपको नहीं, भी वो कम सिर्फ अप्रिशिएट आपसे नहीं करते करते। हैं। कटिंग आपने कराई, मैंने तो कराई नहीं तो वो कटिंग पे कमेंट्स कर रहे हैं तो बाल आपके पसंद है उनको। सर व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नौमे के मुकद्दमात की। तो सर फैज़ हमीद साहब का ज़िक्र क्यों नहीं हो रहा? उनका ट्रायल कहाँ तक पहुँचा? उनके बारे में बात आजकल क्यों नहीं हो रही? सज़ाएँ तो हमने देखा हो गई हैं। देखें, अगर 9 मई में फैज़ को सजा नहीं होती तो बाकियों की सजा तो फजूल बात है ना। ये तो 9 मई मास्टर प्लान फैज़ का था और उसने इमरान खान को ये प्लान दिया था। हुँ। अगर 9 मई के फौज के कौन कौन से दफ्तर पर हमला करना है, फौज के कहाँ हमला करना है, कितने शहरों में करना है, ये प्लानिंग तो सब कहते हैं पीटीआई वाले के फैज़ की थी। और फैज़ ने पहले लॉन्ग मार्च कराया जनरल आसिम मुनीर की तैनाती बतौर आर्मी चीफ रोकने के लिए, और ये 9 मई कराया उनको उनके खिलाफ फौज में बगावत कराने के लिए। अब ये सवाल जायज़ है कि अगर आपने फैज़ को सजा नहीं देनी तो फिर बेचारे इजाज चौधरी और महमूद रशीद को सजा दे के आपको क्या मिल हुँ। जाएगा जी। अगर आसिम मुनीर ने फैज़ को 9 मई में सजा नहीं देनी तो फिर बचर को और अहमद चट्टा को क्यों सजा देनी है? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कौम फैज़ की सजा का इंतजार कर रही है। ये जरूर है कि ट्रायल कंक्लूड हो गया है, कोर्ट मार्शल कंक्लूड हो गया है, अब वो अपनी कितना टाइम फैसला लग सकता है? फैसला अब तक आ जाना चाहिए था। क्यों नहीं आ रहा? मुझे नहीं पता फैसला किसने रोका हुआ है। एक जर्नैल को फैसला सुनाना है, रिटायर्ड, वो भी रिटायर्ड डीजीआईएसआई। हुँ। जीएचक्यू के दरो दीवार हिल रहे होंगे, हिस्ट्री रकम होती हुई नज़र आ हिस्ट्री रही है। रकम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आपने उसका फील्ड कोर्ट मार्शल किया है हुँ। और अगर वो 9 मई में मुलव्वस है, जैसे कि सारी पीटीआई कह रही है कि प्लान तो फैज का था, हुँ। तो फिर अगर आपने फैज को सजा नहीं देनी तो फिर फौज मुकद्दस गाय है, फिर कानून यकसा तो ना हुआ। तो लिहाजा आसिम मुनीर साहब, अगर आप फैज को सजा नहीं सुनाते तो बाकी सजाओं पे कोई मानेगा नहीं। लोग कहेंगे पहले फैज को सजा दें फिर किसी और को सजा दें। तो लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि 9 मई की अगर सजाओं का मौसम शुरू हुआ है तो बिस्मिल्लाह करें 9 मई में, और कहें कि हमने 9 मई सर में यहाँ पर फैज। एक चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे। जिस तरह हम अभी फैज़ साहब का ज़िक्र कर रहे हैं और सज़ाएँ शुरू हो चुकी हैं, तो और पीटीआई के कितने एमएनएज़, एमपीए जो हैं, वो नाअहल होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? देखें जी, पहली सजा फैज को होनी चाहिए थी, हुँ। बाकी बाद में होनी चाहिए थी। हुँ। लेकिन मेरे ख्याल में 20 से 22 एमएनएज हैं, 45 से 50 सेनेटर्स और एमपीएज हैं जो नाअहल हो सकते हैं, जिनको सजाएं हो सकती हैं। हुँ। और ये फिर सजाएं होंगी, फिर ये अपील करेंगे, फिर इनके फैसले सस्पेंड हो जाएंगे, ये वो। ये भी मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे देखो, पाकिस्तान का कानूनी सिस्टम एक पचीदा सिस्टम है। हुँ। मतलब अब ये जो अहमद बचर वगैरह को सजा हुई है और अहमद चट्टा को, ये अब अगर सरेंडर करके हाई कोर्ट में अपील करें तो अपील का फैसला हो ना हो, एक दफ़ा फैसला सस्पेंड हो जाएगा, ये दोबारा एमपीए और एमएनए बहाल हो जाएंगे, फिर इनकी अपील चलेगी, फिर जब अपील में अगर सजा बरकरार रह गई तो फिर ये डी नोटिफाई हो जाएंगे, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में इनको स्टे मिल जाए। हुँ। तो ये जब तक सुप्रीम कोर्ट से सजा कंक्लूड नहीं होगी ये मुकम्मल तौर पर नाअहल नहीं होंगे। ये ट्रायल कोर्ट के फैसलों पर नाअहल नहीं हो जाएंगे, ये ट्रायल कोर्ट के फैसलों पर डिस्क्वालीफाई होंगे, लेकिन इन्हें हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। वो कानूनी तरीकाकार है, वो मिलेगा। उसमें 10-15 दिन, महीना, 2 महीने ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वो मिल जाएगा। लिहाजा अगर किसी का ये ख्याल है कि ये फौरी तौर पे सारे नाअहल हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है। कानूनी चीज में 2-2.5 साल लग जाएंगे, और आप कह सकते हैं साल गुजर गया, 2 साल और लग जाएंगे। ये हो सकता है कि ये सब अगले इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के काबिल ना रहे। ये जो पीटीआई की क्यादत है, इसमें 20-22 एमएनएज हैं और सेनेटर्स हैं और एमपीएज हैं, जब अगला इंतखाब हो तो इन सब को 9 मई में सजाएं हो गई हों, ये कन्विक्टेड हों और ये अगला इलेक्शन ना लड़ सकें, या ये भी हो सकता है कि आखिरी साल ये एमएनए ना हो और आखिरी साल हम कोई ज़िमनी इंतखाबात ज़्यादा देख लें, ये हो सकता है। मुज़म्मिल साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब का ज़िक्र करूँगी। हमने देखा कि 9 मई के मुकदमे में उनको सर बरी कर दिया गया। पीटीआई के अंदर से बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी की कमान अब वो सँभाल सकते हैं।
उनके हाथ में होगी। फिर हमने देखा कि जब सलमान अकरम राजा साहब से इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने फौरन कहा कि अभी तो उनके और भी बहुत ज़्यादा केसेस पड़े हैं और इसके मुतालिक तो अभी फैसला होना है कि पार्टी की कमान कौन संभालेंगे। तो आपके ख्याल में क्या हो रहा है? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो ख़ानदान है ना, हुँ, वो सारी उम्र प्रो एस्टेब्लिशमेंट ख़ानदान रहा है। हुँ, उन्होंने कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत नहीं की है। ये पहली दफ़ा थे कि वो इमरान खान के साथ एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रहे थे, लेकिन वो भी फैज़ के ट्रैप में आए हुए थे। हुँ, आप समझें, बहुत सारी प्रो एस्टेब्लिशमेंट क़ुव्वतें जो हमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट नज़र आ रही थीं और हम हैरान थे कि ये कैसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गईं, इनमें कैसे जुर्रत पैदा हो गई, ये तो पिछले 50 साल से प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो गए? जैसे शेख रशीद एक मिसाल है, जी। और बहुत सारी मिसालें हैं जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान थे या ख़ानदान थे। उन सबको फैज़ ने बनाया हुआ था और वो फैज़ उनको ये कहानी सुना रहा था कि हम आसिम मुनीर को उतार लेंगे और फिर हम आ जाएंगे, तो आप इमरान के साथ खड़े रहें। फ्यूचर इमरान का एक कहानी बनाई हुई थी कि आसिम मुनीर के खिलाफ तो बगावत है, सारी फ़ौज तो जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए शाह महमूद कुरैशी भी उसी ट्रैप का हिस्सेदार। मैं आपको एक बात बताऊं, जब शाह महमूद कुरैशी पहली दफ़ा गिरफ़्तार होकर रिहा हुए, ये इमरान खान को मिले, इन्होंने इमरान खान के सामने एक फार्मूला रखा। वो फार्मूला जो इनको एस्टेब्लिशमेंट ने दिया था, इमरान खान ने रिजेक्ट कर दिया। तो उसकी खबरें भी शाया हुई, फिर इन्होंने उसकी वजाहत की, ये फिर इमरान खान के साथ जुड़ गए। अब उन्होंने इमरान खान से तौबा कर ली है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पर बैत कर ली है। हमने उनका देखा कि सर ख़ानदान प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत करना चाहता है, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत नहीं करना चाहता। अगर इस काम में उनको तहरीक इंसाफ छोड़नी भी पड़ी, तो मैं समझता हूँ शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ छोड़ सकते हैं, लेकिन वो अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत नहीं करेंगे। जैसे चौधरी परवेज़ इलाही एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत नहीं कर रहे, जैसे और बहुत सारे लोग जो हैं, जो 9 मई के बाद जिन्होंने सियासत छोड़ी, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत नहीं कर रहे। शाह महमूद कुरैशी, उनके बच्चे, उनका बेटा, उनकी बेटियां सब जो हैं, वो इस वक्त प्रो एस्टेब्लिशमेंट चलने पे राज़ी हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई नहीं चलना चाहता। अब जहाँ तक ये बात है कि जी वो पीटीआई की क़यादत करेंगे, मुझे नहीं लगता। बैरिस्टर गौहर अगर वो फ़र्ज़ कर लें आकर पीटीआई में सियासत करना भी चाहते हैं, तो बैक बेंचर होंगे, चौथे पाँचवें नंबर पे जाके बैठेंगे। मैं समझता हूँ असद कैसर भी उनसे सीनियर होगा। उनकी ये कैद जो है, ये पीटीआई में उनको कोई गुडविल क्रिएट नहीं करेगी। तो मुज़म्मिल साहब, हमने देखा 9 मई के मुकदमे में तो उनको बरी कर दिया गया है और अभी जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने बोला कि उनके भी कुछ मुकदमात और भी ज़ेर-इल्तवा हैं, तो सर कब तक बाहर होंगे वो? मेरे ख्याल में 15 दिन महीना लग सकता है उनके बाहर आने में, लेकिन उनकी सब ज़मानतें हो जाएंगी, वो बाहर आ जाएंगे। उनकी सेटलमेंट हो गई है और वो अब वो सर बड़ी ज़्यादातर, खबर दे रहे हैं, आपके हाँ, सेटलमेंट हो गई है वो उनकी। उनकी सेटलमेंट हो गई है। वो अब मज़ीद एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मुज़म्मिल साहब, इसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा कि नंद भावत की लड़ाई पर तो आपने हमारे पिछले काफ़ी प्रोग्राम्स में सर तज़किरा किया है कि अलीमा खान वर्सेस बुशरा बीबी। अब हम देख रहे हैं कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं वर्सेस अलीमा खान, लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। उनकी जानिब से कहा गया है कि उनकी मुलाकात इसलिए बानी पीटीआई से नहीं हो रही क्योंकि बानी पीटीआई की जानिब से खुद ये कहा गया है कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं, मेरा ख्याल है ये बात ऑन दी रिकॉर्ड तो कहीं मौजूद नहीं है। हुँ, अगर खान ने ये कहा होता तो सारे इसका ढंढोरा पीट रहे होते। लेकिन शेर अफ़ज़ल मरवत साहब और अलीमा खान की लड़ाई है, वो बात अपनी जगह है। लेकिन अलीमा खान का कोई फ़ाइनेंशियल बैकग्राउंड क्लीन नहीं है। जो शेर अफ़ज़ल मरवत के उनके ऊपर माली इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो ठीक है। आपको मैं उसकी एक और मिसाल देता हूँ। अलीमा खान ने एमनेस्टी स्कीम में भी अपना ब्लैक मनी वाइट किया हुआ है। उन्होंने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया हुआ है। और इमरान खान साहब हमेशा कहते थे कि जो लोग एमनेस्टी स्कीम हासिल करते हैं, वो अपना काला धन या चोरी का पैसा वाइट करते हैं एमनेस्टी में। तो बार बार जब वो वज़ीर आज़म थे, तो उन्हें कहा जाता था कि अलीमा खान ने एमनेस्टी से फ़ायदा उठाया है, तो उन्होंने काला धन नहीं। तो इस पर पीटीआई खामोश रहती थी, क्योंकि वाकई अलीमा खान ने एमनेस्टी से फ़ायदा उठाया और अपना काला धन एमनेस्टी क्या होती है? कि आपके पास ऐसा पैसा है जिसका आप जवाब नहीं दे सकते, जो मनी ट्रेल अनडॉक्यूमेंट नहीं मनी है। है, आप उसको, हुकूमत एक स्कीम लाती है कि आप अपना काला धन वाइट कर लें, तो उससे भी किया।
अब जहाँ तक ये बात है कि हलीमा खान और बुशरा बीबी की लड़ाई है, ये हकीकत है, ये शेर अफजल मरवत कोई झूठ नहीं बोल रहे। जहाँ तक ये बात है कि हलीमा खान पीटीआई में अपना ग्रुप बनाना चाहती हैं, बुशरा बीबी अपना ग्रुप बनाना चाहती हैं, ये बात भी शेर अफजल मरवत ठीक कह रहे हैं। बुशरा के अपने बंदे हैं, हलीमा के अपने पलड़ा बंदे हैं। किसका भारी है? हैं? पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा भी बुशरा बीबी का भारी। तो सर ये जो कहा जा रहा है कि वो जिस तरह भी आपने कहा कि वो ग्रुपिंग कर रही हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि वो वाक़ई ताक में है कि कब उनके हाथ में पार्टी की कमान आ जाए? देखें, ये तो सब खान के माइनस होने का इंतजार कर रहे हैं ना। नहीं, मैं सर्टेनली अलीमा खान साहिबा क्या पूछ रही हूँ कि उनकी बहन आफ्टर भाइयों खान में। है ना, खान के बाद ही हिस्से बखरे होने हैं ना। हुँ। खान की जिंदगी में तो नहीं हो सकते। ये सब तो खान के मरने के बाद की तैयारी कर रही हैं। ये जो तैयारियां हैं ना कि अगर खान माइनस हो जाए तो मतलब अल्लाह उनको लंबी जिंदगी अदा करे। आमीन। और वो मतलब जितनी अल्लाह मियां ने उनको लंबी जिंदगी दे सकता है, मेरी दुआ है उनकी जिंदगी के लिए। लेकिन ये सब तैयारी खान की मौत के बाद की है। खान की मौत से पहले की ये तैयारी नहीं है, ये मौत के बाद की तैयारी है। बाकी उससे जो हिस्सा बखरा मिल जाए वो हासिल करना है। सर आगे बढ़ेंगे तो एक और सवाल कि कासिम सुलेमान ने अपने वालिद के हक़ में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे भाई को सिखाया गया कि करप्ट हुकूमत कितनी तबाहकुन हो सकती है। उधर उनकी रिचर्ड गर्नेल से भी मुलाकात हुई है, सर तस्वीर सामने आ गई। कहा जा रहा था खान के बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे मुलाकात के लिए, सियासत नहीं करेंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी पाकिस्तान तो वो नहीं आए, अभी तो अमेरिका है। अब जहाँ तक कासिम और सुलेमान की बात है, अभी तो वो पाकिस्तान नहीं आए हैं, अभी तो अमेरिका पहुंचे हैं और रिचर्ड गर्नेल से उनकी मुलाकात हुई है। देखिए, मुझे नहीं लगता कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान की सियासत में लॉन्च किया जा सकता है, और ना ही मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान की सियासत कर सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत तो कांटों का सेज है। पाकिस्तान की सियासत में जिन हुक्मरानों पर आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो मरूसी सियासत कर रहे हैं, वो अपने बच्चे सियासत में लाए हैं, वो अपने बच्चे मरवाने के लिए लाए हैं। बच्चे पहले जेल जाते हैं, बच्चे पहले जेल की हवा खाते हैं, फिर उनको इक़्तिदार मिलता है। कुछ किसके बच्चे को प्लेट में रख के इक़्तिदार मिलता है यहाँ पे? चाहे बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे मरियम नवाज़ हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, सब ने जेलों से निकल कर इक़्तिदार हासिल किया है। तो कासिम और सलमान के लिए भी अगर उन्होंने पाकिस्तान की सियासत करनी है तो पहले तो बरतानवी शहरियत छोड़नी पड़ेगी, फिर उन्हें पाकिस्तान में आकर जेल की हवा खानी पड़ेगी। लिहाजा मुझे नहीं लगता वो ये दोनों काम करने में इंटरेस्टेड होंगे। एक अमेरिका का ट्रिप है, उसमें उनकी प्रोफाइलिंग हो रही है, वो अपने कुछ सेनेटर से मिल लेंगे, कुछ कांग्रेस से मिल लेंगे। बच्चे जवान हो गए हैं, हर कोई चाहता है बच्चों की कनेक्टिविटी बने, बच्चों ने आगे अपनी लाइफ में सेटल होना है। अगर बाप की कोई कनेक्टिविटी है तो वो उनको इंटरनेशनल वो उनको डिलीवर होनी चाहिए, वरना इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान में खान की सियासत करना चाहते हैं। बाहर कुछ जो खान का है उसमें वो ज़रूर शेयर लेना चाहते हैं। साबिक गवर्नर मियां अजहर की वफ़ात पर उनके साहिबजादे हामिद रज़ा आए और फिर उन्होंने जो शिरकत की है, हमने देखा कि काफ़ी अरसे से वो 9 मई के बाद से रुपोश थे। अब पीटीआई की जानिब से काफ़ी ग्लोरीफाई किया जा रहा है इस बात को, तो क्या कहेंगे? नहीं, नहीं, इससे पहले मियां असलम इकबाल भी जो थे ना, वो मफरूर थे, तो उनकी बेटी की शादी थी तो वो आए थे। 5-6 दिन रहे, अपनी बेटी की शादी उन्होंने की और उसके बाद वो फिर वापस दोबारा मफरूर हो गए। हमाद अज़हर साहब के वालिद की डेथ हुई है, वो भी सेटलमेंट के साथ आए हैं, अपने वालिद की तदफीन की है, कुल करेंगे, जो दुआ शुआ है वो करेंगे, वापस मफरूर हो जाएंगे। हमारे सामने मियां असलम इकबाल की मिसाल मौजूद है। ये काम विद दी कंसेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होता है, वरना आप आएँ और गिरफ्तार ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये हलीमा खान का बेटा है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ, वो भी विद दी कंसेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है। हमने मियां असलम इकबाल को देखा, मुझे लगता है हमाद अज़हर साहब ज़रूर, वालिद की डेथ हुई है, गवर्नमेंट ने भी उनको इशारा दिया होगा, एस्टेब्लिशमेंट ने भी इशारा दिया होगा कि आप आएँ, अपने वालिद की तदफीन करें। फिर मियां अज़हर की शरीफ फैमिली से बहुत पुराने ताल्लुकात भी थे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा है कि इसके बाद हमाद अज़हर तहरीक इंसाफ पंजाब की सियासत करने लग जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये जैसे मियां असलम इकबाल साहब अपनी बेटी की शादी पे आए थे, ये अपने वालिद की तदफीन पे आए हैं। गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऐसे मौके पे अक्सर सेफ पैसेज देती है, इनको भी सेफ पैसेज दिया गया और विद द कंसेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट दिया गया। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी कीमती फीडबैक से आगाह कीजिएगा।